हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपने जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता एग्ज़ाम के लिए जो प्रथम पेपर के लिए राजनीति विज्ञान का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनमें से आज अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है राष्ट्रपति। अब अपन आगे क्लास राष्ट्रपति के बारे में ले चुके हैं, आज उसकी नेक्स्ट क्लास है, पार्ट 2। बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो पहली शक्ति है विधायी शक्ति। एक होती है सैन्य शक्ति और विधायी शक्ति। विधायी शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है विधेयकों पर अनुमति। राष्ट्रपति को विधि कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख 111 में लिखा, राष्ट्रपति को विधि कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख कर रखा है। इसमें राष्ट्रपति के वीटो पावर का भी उल्लेख है अनुच्छेद 111 में। विधेयक एक कच्चा प्रारूप होता है, ये ध्यान रखना, विधेयक कच्चा प्रारूप होता है। सामान्यतः अगर आपसे पूछ ले विधेयक कितने प्रकार होते हैं, तो विधेयक 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, ऐसा विधेयक जो मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। तो ऐसा विधेयक अगर आपसे पूछ ले सरकारी विधेयक क्या है, तो ऐसा विधेयक जो मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है तो उसे तो सरकारी विधेयक कहा जाता है। एक होता है गैर सरकारी विधेयक, ऐसे विधेयक जो मंत्रियों के अलावा अन्य सांसदों, सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, के द्वारा लाया जाता है, उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना है। तो अपन को अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर किस प्रकार राष्ट्रपति जी की अनुमति दी जाती है वो वर्णित है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ, एक होती है शांतिकालीन शक्तियाँ, एक होती है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक वर्णित है, ये ध्यान रखना है। एक होती है शांतिकालीन शक्ति विधायी शक्ति, जो कि अनुच्छेद 80, 85, 86, 87, 108, 111 और 123 में। न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति है ना, 103, 124, 217 और 143, यानी 143 परामर्श वाली। और कार्यकारी शक्तियाँ 74, 75, 76, 77 और 78। वित्तीय शक्तियाँ 109, ये बजट से संबंधित है, 112, 113, 117, 167, 280। और सैन्य शक्ति है अनुच्छेद 53 और एक साथ साथ होती है कूटनीतिक शक्तियाँ। तो अपन को ध्यान रखने हैं, राष्ट्रपति के विधायी शक्तियाँ होती है, न्यायिक शक्तियाँ होती है, कार्यकारी शक्तियाँ होती है, वित्तीय शक्तियाँ होती है, सैन्य शक्तियाँ होती है और कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं। विधेयक, मैं पेन चेंज करता हूँ। विधेयक साधन विधेयक या वित्त विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। देखो साधन विधेयक कितने होते हैं, साधन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो 4 प्रकार विधेयक हो गई। और वैसे 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, सरकारी विधेयक व गैर सरकारी विधेयक। अनुच्छेद 111 अभी अपने पढ़ा था, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है, ये ध्यान रखना। कोई भी विधेयक हो, चाहे गैर सरकारी विधेयक हो, चाहे सरकारी विधेयक हो, साधारण विधेयक हो, वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो, कोई भी विधेयक हो, तो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। एक तो पहला तो स्वीकृति दे सकते हैं, दूसरा स्वीकृति को रोक सकते हैं, तीसरा पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून या अधिनियम का रूप लेता है, ये ध्यान रखना है। पहले सबसे पहले कच्चा प्रारूप होता है, अगर जैसे राष्ट्रपति के साइन होते हैं ना, तो अधिनियम के रूप में वो अधिनियम का रूप ले लेता है, ये कानून बन जाता है, ये ध्यान रखना। जब तक राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर नहीं होते, जब तक ना तो अधिनियम बनता है ना कोई कानून बनता है। याद रखने के लिए बिंदु, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर कितने समय में निर्णय देगा, इसके लिए संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं। अगर मान लो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए चला गया, अब राष्ट्रपति कितने समय के बाद में तक उस पर हस्ताक्षर करना बाध्य, ऐसा कोई संविधान को नियम नहीं है, चाहे जितना राष्ट्रपति समय ले सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर किसी विधेयक पर अपना निर्णय देना होता है, ये सामान्य जानकारी के लिए। वीटो शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निषेध या मना करना है। वीटो का अर्थ होता है निषेध या मना करना। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर, ये ध्यान रखना। देखो विधेयक, अगर विधेयक आता है तो वो भी राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, और वीटो पावर भी राष्ट्रपति के पास कितने 3। पहला है निलंबनकारी वीटो, दूसरा है आत्यांतिक वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो में होता है वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। आत्यांतिक वीटो में अंतिम रूप से मना करना, यानी वो मना ही कर देना साहब साइन करने के लिए। पॉकेट वीटो का अर्थ होता है कोई प्रतिक्रिया नहीं देने, कोई चीज़ को विधेयक मान लो अपने पॉकेट में डाले, किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नोट, क्वालिफाइड
वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसको अपने इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अमेरिका से संबंधित हो गया, अपने संबंधित नहीं है, तो अपने इसको इसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी क्या होता है, आपने अभी पढ़ा था पुनर्विचार हेतु लौटाना। अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है साइनार्थ के लिए, तो अगर राष्ट्रपति उसे वापस पुनर्विचार लौटा देते हैं, है ना, तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति विधेयक एक बार पुनर्विचार हेतु एक बार लौटा सकता है यदि दोनों सदन यानी कौन से, लोकसभा व राज्यसभा, संशोधन सहित, या तो उसमें संशोधन करके, क्योंकि पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है, संशोधन करके या संशोधन रहित, या तो संशोधन कर दे करके या संशोधन बिना संशोधन किए भी अगर राष्ट्रपति जी के पास में वापस वो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। एक बार तो पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास में वापस पुनः आ जाता है वो विधेयक, तो उस वक्त राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये लिखा हुआ है 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्रावधान कर रखा है। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग, देखो ये क्वेश्चन आता है। 1997 डॉक्टर के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी प्रस्ताव पर किया था। सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था, 1997 में डॉक्टर के.आर. नारायण ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में भी किया था। तो ये ध्यान, इसका 2 बार प्रयोग हो रखा है। एक तो फर्स्ट बार प्रयोग हुआ था 1997 में डॉक्टर के.आर. नारायण जी ने उत्तर प्रदेश बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में, और 2006 में अब्दुल कलाम जी ने भी इसका प्रयोग किया था। नोट, राष्ट्रपति धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को पुनरुच्चारण हेतु लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता, अर्थात उन पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति है ना, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, ना अगर नहीं लौटा सकता तो वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। नोट, आगे एक और है, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। अगर धन विधेयक होता है ना, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में रखा जाता है, उसकी वजह से वो उससे पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। 24वें संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया, अतः राष्ट्रपति से पुनर्विचार हेतु भी लौटा नहीं सकता। एक तो देखो धन विधेयक, तो क्योंकि धन विधेयक तो ये राष्ट्रपति जी के पूर्व अनुमति से रखा जाता है, उसकी वजह से उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। और साथ साथ में 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये भी है कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी वापस लौटा नहीं सकते। राष्ट्रपति साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हो। तो अगर आपसे, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम दिया जा सकता है कि सारे विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओनली साधारण विधेयक वित्त विधेयक को लौटा सकते हैं, अर्थात उन पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अत्यंतिक वीटो ये होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने से स्पष्टतया मना कर दे तो अत्यंतिक वीटो कहा जाता है उसे। अगर राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक पर अपना अनुमति देने से स्पष्ट तौर पर मना करते तो वो अत्यंतिक वीटो में आता है। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी, अपने पढ़ा था विधेयक 2 प्रकार होते हैं, सरकारी व गैर सरकारी। सरकारी विधेयक जो मंत्री व प्रधानमंत्री द्वारा लाए जाते हैं, गैर सरकारी जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो के मंत्रियों के अलावा सांसदों के द्वारा लाए जाते हैं, उन्हें सामान्यतः गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। उन पर ज़्यादातर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग होता है। ऐसे विधेयक पर अनुमति देने से मना कर सकता है। तो ऐसी सरकार द्वारा पारित किया गया हो जो विधेयक पर अनुमति देने के पूर्व त्याग पत्र दे, नई सरकार विधेयक की अनुमति न देने की सिफारिश करे। देखो, सर्वप्रथम 1954 में पेप्स विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। ये ध्यान रखना। पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को ना तो स्वीकृत देता है न ही अस्वीकृत करता है और नए 10 दिन के भीतर हेतु पुनर्विचार हेतु लौटाता है, अर्थात कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। ये ध्यान रखना। पॉकेट मतलब पॉकेट डाल लेता उसे। नोट, पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया था। ये ध्यान रखना। पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया। डाक संशोधन विधेयक 1986 में किया। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पर आ जाते हैं पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ज्ञानी जेल सिंह जी ने। और देखो यहाँ पर आया था निलंबनकारी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, के.आर. नारायण ने। राज्यपाल की विधि या कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 200 में है, ये तो आगे आएगा, ठीक है। आया अनुच्छेद 123। अभी हम लोग 111 पढ़ रहे थे, ठीक है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी अध्यादेश से संबंधित
कौन सा अनुच्छेद 123, इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख, और ये तो है ना 123 में ये वर्णित है। हाँ, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है। अध्यादेश विधि का ही रूप होता है, अर्थात अध्यादेश का वह बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति सीधा नहीं करता, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है। अतः अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की सेवा विवेक की शक्ति नहीं है, क्योंकि सेवा विवेक की शक्ति होती तो वो स्वयं करता, वो तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, उसकी वजह से वो सेवा की शक्ति नहीं होती। अध्यादेश निम्न परिस्थितियों में जारी किया जा सकता। दो स्थितियाँ होती है तब, जब संसद का एक सदन सत्र में ना हो, जब संसद दोनों सदन सत्र में ना हो, और यदि देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि कानून बनाना जरूरी है, तब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एक आदेश जारी करता है, जिसे अध्यादेश कहा जाता है ना। अध्यादेश जारी करने की दो परिस्थितियाँ होती है, एक तो कोई भी सदन सत्र में ना हो, या कोई एक सदन ना हो, या ऐसी कोई स्थिति आ जाए देश में जब कानून बनाना जरूरी हो जाए तो उस वक्त जारी कर देते हैं। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह या 6 सप्ताह, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। देखो एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है, तो अपन को सीधा याद होता है 6 महीने और 6 सप्ताह होती है, इस चीज़ को अपन को याद रखना है। नोट, बैठक शुरू होने के बाद अध्यादेश 6 सप्ताह में संसद के दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा रद्द हो जाता है। नोट, जब दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तारीख को शुरू होती है, तब 6 सप्ताह की गणना बाद वाले सदन की बैठक से की जाती है। 44 संविधान संशोधन 78 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये ध्यान रखना। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लिखा हुआ है 44 संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था, ये ध्यान। 44 संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसमें यह वर्णित है। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित नहीं कर सकता, लेकिन मूल अधिकारियों को न्यून नहीं कर सकता। एक विषय पर कितने बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, कितने भी बार, है ना। अध्यादेश को राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है, ये ध्यान रखना है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। शंकरदयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से 1993 में एक कैलेंडर वर्ष में रिकॉर्ड 34 अध्यादेश जारी किए गए थे, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले अध्यादेश सबसे ज़्यादा कौन से राष्ट्रपति जी ने, है ना, जारी किए थे, तो वो थे शंकरदयाल शर्मा। स्वतंत्रता के बाद 119 अध्यादेश इन्हीं के समय जारी किए गए, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले कौन थे? शंकरदयाल शर्मा। नोट, डीसी माधववाद बना बिहार सरकार 1997 में इस वाद के सामने से अध्यादेश से है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यादेश राज नहीं चलेगा, क्योंकि अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया छोड़ो। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का 213 अध्यादेश, और इनकी 123, राष्ट्रपति की 123 में है और राज्यपाल की 213 में। तो ये हो गई 108। कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऐसी कुछ दशा हो जाती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति को। एक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दोनों सदनों, यदि बैठक में है तो संदेश, या यदि वह बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना जारी द्वारा देगा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये ध्यान। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया, और ये अनुच्छेद 108 में वर्णित है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन अस्वीकार कर दे। एक सदन द्वारा ऐसा कोई संशोधन किया हो जो दूसरे को स्वीकार्य नहीं है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन 6 माह से अधिक रोक कर रखता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति जी रखते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखो, आहूत तो राष्ट्रपति जी करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ये लिखा है अनुच्छेद 118(4) में लिखा है, ये ध्यान रखना है। आहूत तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो एग्जाम में ये पूछने लायक क्वेश्चन है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ये ध्यान रखा। धन विधेयक और संविधान संशोधन पर
ना संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये आपने पहले भी पढ़ा था कि इस पर कभी भी वो निलंबनकारी वीटो का राष्ट्रपति प्रयोग नहीं कर सकता इन दोनों पर, और इस पर संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। वित्त विधेयक या साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो इस पर निलंबनकारी इन पर भी हो सकता था प्रयोग, और इन पर संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित तो होती है, एक अनुच्छेद 118 के तहत, ये ध्यान रखना है ना। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पहला कारण हुआ था दहेज रोकथाम विधेयक 1961 में, तो राजेंद्र जी प्रसाद ने बुलाए थे। दूसरा बैंकिंग सेवा, और तीसरा आतंकवाद। तो याद रखना, पहला दे, बैंक, आतंक, तो ये याद रह जाएगा आपको। दे मतलब, पहला दे मतलब एक, है ना, दूसरा बैंकिंग और तीसरा आतंक, तो आतंकवाद से आतंकवाद याद नाम रह जाएगा। और बैंक नीलम, बैंक में नीलम याद रखना। आतंकवाद को कौन खत्म करेंगे? नारायण। तो आतंकवाद के समय राष्ट्रपति कौन थे? नारायण। और बैंकिंग के समय संजीव रेड्डी। यानी बैंक में जिसके पास पैसे ज़्यादा है तो उसके पास वो क्या रख सकता है? अपने पास नीलम रख सकता है। वो दहेज एक लोग आज प्रसाद रूप में दहेज लेने लगे थे, अपने याद करने के लिए बता रहा हूँ। अगला है अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। चार आधारों पर मनोनीत किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों के नाम का मनोनीत करता है वो 4 आधारों पर करते हैं। पहला है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम पूछ जाते हैं कि वहाँ पर आ जाता है 5 आधारों पर किया जा सकता है, लेकिन नहीं, 4 आधार पर होता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन करना। राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुला सकता है या सत्र आहूत कर सकता है। 85(1) में लिखा है संसद का सत्र भी बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र समाप्त कर सकता है। 85(2) में लिखा हुआ है। तो 85(1) में तो सत्र को बुला सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है। तो इन शब्दों में कन्फ्यूज हो जाता है, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना। तो वसान मतलब समाप्त करना, आहूत करना मतलब लागू करना या बुलाना। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। 85(2) में ये लिखा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। संसद के 3 सत्र होते हैं, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक थर्ड होता है शीतकालीन सत्र। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का समय हो सकता है, यह ध्यान रखना। यह एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष सभापति करता है। ये आपने अभी पढ़ाया था, है ना। हाँ, संसद लोकसभा अध्यक्ष का सत्र समाप्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगित लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये ध्यान रखना है। सदन को कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। संसद लोकसभा का सत्र राष्ट्रपति करता है, सत्र समाप्त राष्ट्रपति करता है, और लेकिन स्थगित लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो उसे साइन डाई कहा जाता है। अनिश्चित काल के लिए अगर कर दिया जाए तो उसे साइन डाइन कहा जाता है। तो सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, उसकी अध्यक्षता स्थगित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसमें सत्र के साथ साथ बैठक समाप्त हो जाती है। इसमें सत्र समाप्त नहीं होता, केवल उस दिन की बैठक समाप्त हो जाती है, ये ध्यान। स्थगित एक दिन के लिए स्थगित हो सकता है, और सत्रावसान सारी बैठकें समाप्त। अनुच्छेद 86 में क्या लिखा है? सदनों में अभिभाषण का और उसमें संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति के अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, यह ध्यान रखना। राष्ट्रपति अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जब राष्ट्रपति महत्व का कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में लंबित हो तो राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों में संदेश भेज सकता है और अपेक्षित विषय पर। राष्ट्रपति संदेश मिलने पर अध्यक्ष द्वारा लोकसभा को संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति के संदेश लोकसभा को स्वीकार करना के लिए स्पीकर द्वारा मिलता है, लोकसभा को स्पीकर द्वारा मिलता है। ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ संवेद देगी सदनों में अभिभाषण कर सके, प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। अपन को याद रहना,
अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें होता है? अनुच्छेद 87 के अंदर। 331 में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है, ये 331 में है। और 333 में राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकती है, ध्यान रखना। 331 में तो राष्ट्रपति लोकसभा में कर सकता है और 333 में राज्यपाल विधानसभा में कर सकते हैं। नोट 104 संविधान संशोधन 2020 द्वारा SC एवं ST का आरक्षण तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, अर्थात 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 331 को निश्चित कर दिया गया। ये ध्यान रखना। पहले ये नियम था 331 में कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है और राज्यपाल 333 अनुच्छेद के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया। अब ये अपने विधायी शक्ति पढ़ी थी, अब पढ़ रहे हैं हम लोग राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 72 के तहत इसमें राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति है। इसमें क्षमा, परिहार, लघुकरण एवं विराम में विलंबन का उल्लेख है। राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार किए व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकते हैं, जैसे संज्ञेय अपराध, सैन्य द्वारा है ना, न्यायालय द्वारा दिए गए दंड और मृत्युदंड हुए व्यक्ति को, ये अपन ने पहले पढ़ ली है। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। सांसद को चुनाव में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी का आधार पर अयोग्य राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, लेकिन निर्वाचन आयोग के परामर्श करके। अपन को ये ध्यान रखना है। आगे है अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर, यह ध्यान रखना। सुप्रीम अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वो भी कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार। अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो भी कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर। तो 217 में तो हो गया आपके हाईकोर्ट के और 124 में हो गया आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सूची, है ना। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है अथवा राष्ट्रपति की परामर्शकारी सलाहकार शक्ति का उल्लेख 143 में है। सुप्रीम कोर्ट की परामर्श शक्ति कनाडा से ली गई है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो व्यापक महत्व का हो तो वह सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति के मांगने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह दी जाती है, बिना मांगे नहीं, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगना चाहे तब मांग सकता है, बिना मांगे सुप्रीम कोर्ट को सूचना नहीं देता। राष्ट्रपति एक बार में कितने भी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यदि 1950 से पूर्व संविधान के लागू होने से पहले मामले पर राष्ट्रपति सलाह मांगता तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। अगर 1950 से पूर्व के कोई मैटर पर 1950 के बाद के मामले में राष्ट्रपति सलाह मांगते तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं, अर्थात वे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सलाह देते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह से मांगता है तो एक संवैधानिक पीठ गठित की जाती है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं और ये 5 न्यायाधीश की पीठ राष्ट्रपति की सलाह से ही की सलाह देती है। ये कोई राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है, ये ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी, ये अपने पहले पढ़ा था। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये अपने पहले पढ़ा था। क्षेत्र न्यायाधीश की नियुक्ति ये भी करता है। अनुच्छेद 77 में साथ वो पढ़ा था ना, राष्ट्रपति कार्यपालक से संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं ना। राष्ट्रपति विभिन्न विभागों के मध्य कार्य आवंटन हेतु नियम बनाते हैं, अपने पढ़ा था। 78 प्रधानमंत्री करते हुए ये भी अपने पढ़ा था। राष्ट्रपति की नियुक्ति नियम की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 148 के तहत के ज्ञान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। 124(2) के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश नियुक्ति हाईकोर्ट के वाले है ना, ये राष्ट्रपति जी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी वही करते हैं। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्तियाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उनके राष्ट्रपति करते हैं। संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल प्रशासन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। सीबीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति। सीवीसी है ना, सेंट्रल वो सिविलांस हो ना कमेटी, तो केंद्रीय आयुक्त सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की भी करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है संविधान निकाय के अनुसार, और किसी भी क्षेत्र को अनुक्षेत्र का दर्जा राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक बार दो बार मैंने पेपर में देखा भी था इस प्रकार के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को एक बार आप भली भांति अच्छे से देखें। आगे है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है राष्ट्रपति की विधि सकता। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। ये ध्यान रखा, ये अपने पहले भी पढ़ा था। धन विधेयक राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है। ये अनुच्छेद 109 में वर्णित है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से वार्षिक वित्तीय विवरण बजट रखवाता है 112 में। तो ये ध्यान रखना, अपने संविधान में कभी बजट का नाम नहीं है, वहाँ पर लिखा वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुदानी मांग राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखी जाती है। राष्ट्रपति के प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। यह अनुच्छेद 280 में लिखा है। आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है 267 में। यह तो अपने पहले पढ़ा था। अगर आकस्मिक निधि से पैसे निकालने तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उसके लिए जरूरी होती है। आगे हैं तो वो संचित निधि और लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। तो संचित निधि भी संवैधानिक होती है और लोक लेखा निधि भी संवैधानिक और आकस्मिक निधि भी संवैधानिक। सारी भाग नंबर संविधान के भाग 12 में वर्णित है। संचित निधि 266(1) में और लोक लेखा निधि 266(2) में और आकस्मिक निधि 267 में। देखो ये 267 यहाँ पर लिखा है। आय का संचित निधि का आय का स्रोत क्या होता है? करों से। और ये लोक लेखा का पीएफ, जीपीएफ और ये वाली, और इसमें हमेशा के लिए 500 करोड़ रुपए रहते हैं। ये ध्यान। आकस्मिक निधि में हमेशा कितने रुपए रहते हैं? 500 करोड़। इसमें पैसे संचित निधि से आते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये आपको पूछा जाता है संचित निधि से आय का स्रोत क्या है? तो ओनली कर। और लोक लेखा का पीएफ, जीपीएफ, एलआईसी और पीएलआई। पैसे निकालने हेतु संसद की अनुमति लेनी होती है। संचित निधि से संचित से संसद की अनुमति आवश्यक है। लोक लेखा तो इसमें किसी की अनुमति आवश्यकता नहीं है, मतलब लोग आकर सामान्य लोग भी निकाल सकते हैं। और संवैधानिक ये आकस्मिक, तो आकस्मिक में किसकी? राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ तीनों सेनाओं जल, थल एवं वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये ध्यान आपने पहले पढ़ा भी था। अनुच्छेद 53(2) में यह उदाहरण अमेरिका के संविधान से ली गई है। तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। जल सेना के प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है, वायुसेना के प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है और थल सेना के प्रमुख को जनरल कहा जाता है। इन तीनों सेनाओं की प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। युद्ध की घोषणा समाप्ति राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित व नियंत्रित कर सकती है। राष्ट्रपति कूटनीतिक शक्तियाँ, एक पेन चेंज करता हूँ आपको। विदेशों में राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा हटाता भी राष्ट्रपति। ये जो राजदूत होते हैं ना विदेशों में, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटाता भी राष्ट्रपति है। राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्ति राजदूतों को उच्चायुक्त कहा जाता है। दूसरे देशों के साथ संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दूसरे देशों के साथ संधि और समझौते जितने भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति के परिस्थिति जन्य सेवा विवेक की शक्तियाँ। लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर सेवा विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। लोकसभा में अगर मान लो किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपने सेवा विवेक की शक्ति का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देता है। जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसके कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो सेवा विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया हो तो वे लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद को संदेश भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, पॉकेट वीटो है ना, प्रधानमंत्री से किसी विषय पर सूचना मांगना अनुच्छेद 78 के तहत। इस प्रकार ये राष्ट्रपति जी की
महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में आपने पढ़ा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।